वेलकम बैक टू माय क्लास। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस और उसी कड़ी में हम 40 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जो आपके सिलेबस के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जब हम 40 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं जिनमें से 6 क्वेश्चन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कल ही की क्लास में हमने ऑपरेशन ब्लू स्टार पढ़ा, उसके बाद हमने चर्चा की थी चैलेंजेस ऑफ नेशन मेकिंग की, और लास्ट में हमने चर्चा की 2004 के इलेक्शंस के बारे में। उसी वे में आज हमारा अगला 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज कांग्रेस सिस्टम, यानी कि हिंदी में बात करें तो कांग्रेस प्रणाली क्या होती है, कांग्रेस सिस्टम होता क्या है। अब कांग्रेस सिस्टम इन द सेंस ये है कि कांग्रेस का एक ऐसा टाइम पीरियड या एक ऐसा यूनिक टाइम पीरियड जिसमें कांग्रेस अपनी पीक पर थी, अपनी हेजमनी पर थी, अपने वर्चस्व पर थी। अब जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने बोर्ड पर नीचे लिखे हैं, हम पहले उन्हें समझते हैं। जैसे कि कांग्रेस ने 1952 का इलेक्शन लड़ा उसमें, और 1957 का इलेक्शन लड़ा, 1962 का इलेक्शन लड़ा, जिसमें टोटल सीट्स, जैसे हम पहले की बात करें 1952 के इलेक्शन की, टोटल 489 सीट्स थी, जिनमें से कांग्रेस ने 364 सीटें वॉन की और ऑपोजिशन को 16 सीटें मिली। उसी वे में आगे बढ़े तो 371 सीटें कांग्रेस जीती है 57 के इलेक्शन में, और 62 के इलेक्शन में 361, यानी कि हमेशा कांग्रेस 300 से प्लस सीटें। अब कोई पार्टी, कांग्रेस जैसी पार्टी जो 300 से प्लस सीटें जीत रही है, वो अपने वर्चस्व पर थी, वो अपने पीक पर थी, और वो जो टाइम पीरियड था उसे हम कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस का सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। ठीक है, वैसे तो इसका आंसर इतना ही बनता है कि कांग्रेस सिस्टम क्या है, कांग्रेस का वो टाइम पीरियड जिसमें कांग्रेस अपने वर्चस्व पर थी, अपने टाइम पीरियड में। अब कांग्रेस जो थी, सबसे पहले हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि कांग्रेस पार्टी फॉर्म कब हुई। तो कांग्रेस पार्टी जो थी वो 1885 में फॉर्म हुई थी। कब फॉर्म हुई थी? 1885 में कांग्रेस बनी थी। उसके बाद से लेकर जब से हम आजाद हुए, 1947 से, कब से? 1947 से तकरीबन 1989 तक कांग्रेस के बहुत हेजमनी चली थी, वर्चस्व चला था। उसी को हम कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली कहते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, कांग्रेस के बारे में और भी बातें पढ़ने लायक है, जैसे कि कांग्रेस को सोशल और आइडियोलॉजिकल ग्रुप भी कहते हैं। कारण क्यों, ये क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाई वी कॉल्ड कांग्रेस इज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल अलायंस, या कांग्रेस जो है एक विचारात्मक और जो सामाजिक गठबंधन क्यों है, क्यों कहते हैं हम कांग्रेस को ऐसा। अब ऐसा कहने के पीछे भी कई सारे कारण हैं। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझ सकते हो कि कांग्रेस जो है उसकी हेजमनी क्यों थी, कांग्रेस का ही वर्चस्व क्यों था, कांग्रेस सिस्टम ही क्यों था, ये भी हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि कांग्रेस ही अपने वर्चस्व पे क्यों थी। क्योंकि सबसे पहले हम बात करते हैं कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें ऐसे ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने हमें आजाद करवाया, या हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रीडम फाइटर थे। बहुत सारे ऐसे लीडर्स कांग्रेस में थे जो फ्रीडम फाइटर थे, जो आजादी के टाइम हमारे लीडर्स थे, नेता थे। ठीक है, दूसरा हम ये भी कह सकते हैं, ये सबसे बड़ा पॉइंट मानती हूं मैं, कि कांग्रेस जो है ना वो अपने अंदर हर तरह के लोगों को शामिल करती है। पैसिमिस्ट हो, एक्सट्रीमिस्ट हो, लिबरल हो, या जो हमें राइट विंग हो, लेफ्टिस्ट हो, राइटिस्ट हो, वामपंथी, दक्षिणपंथी, गरीब, महिला वर्ग, दलित वर्ग, हरिजन वर्ग, हर तरह की कम्युनिटी को कांग्रेस पार्टी अपने अंदर इंक्लूड करती थी। चाहे उनकी बातें कांग्रेस माने ना माने, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि कांग्रेस हर तरह की आइडियोलॉजी, हर तरह के विचार को एक्सेप्ट करती थी। इसलिए हम कांग्रेस को एक आइडियोलॉजिकल कोलिशन कहते हैं, एक आइडियोलॉजिकल अलायंस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम उसे सोशल अलायंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के हर ग्रुप को शामिल करती थी, सोसाइटी के हर ग्रुप की बात अपने अंदर शामिल करती थी। ठीक है, इसलिए हम उसे सोशल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक है, आपको इसमें इतना ही पढ़ना है कि कांग्रेस सिस्टम या कांग्रेस प्रणाली क्या है। उसमें ये बातें नहीं लिखनी कि कांग्रेस हर तरह की चीजों को अपने अंदर शामिल करती थी, हर आइडियोलॉजी को शामिल करती थी। ये बातें एक सेपरेट क्वेश्चन है, ये एक अलग क्वेश्चन है जो हमारा आगे क्वेश्चन बनेगा, हम उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल आपको इतना ही पढ़ना है कि कांग्रेस सिस्टम क्या होता है, जिसमें आपको इन सबको मेंशन करना है। अगर ये 2 नंबर में पूछे तब भी आपको इनका एग्जांपल देना है कि कांग्रेस इतनी सीटें जीत रही है, जबकि ऑपोजिशन तो आसपास भी नहीं भटक रहा है। देख लो, ऑपोजिशन आसपास भी नहीं। और हाँ, ऑपोजिशन का मतलब यहाँ पे सीपीआई है, ऑपोजिशन का मतलब यहाँ पे क्या है? सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि उस टाइम सबसे बड़ा जो ऑपोजिशन था वो सीपीआई ही था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही था। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मॉडल्स और मार्शल प्लान, यानी अब हम बात करने वाले हैं अपने इंपॉर्टेंट और एक एक नंबर के क्वेश्चन के बारे में। इसमें मैंने आपकी बुक में से 4 इंपॉर्टेंट प्लान्स और मॉडल निकाले हैं। हम इन चारों के बारे में बात करते हैं। चारों ही आपके लिए बहुत आवश्यक है और एक एक नंबर में पूछे जाने के पूरे चांसेस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा है कामराज प्लान। अब बात करते हैं के कामराज ने क्या कहा था। सबसे पहले तो के कामराज जो थे वो कहां से बिलोंग करते थे? के कामराज का संबंध था तमिलनाडु से। कहां से थे ये? तमिलनाडु से।
के कामराज कहाँ से, तमिलनाडु से बिलोंग करते थे, यानी कि तमिलनाडु से बहुत ही इंपॉर्टेंट और ताकतवर नेता थे, ठीक है। अब के कामराज ने कहा था, कामराज प्लान के अंदर के कामराज ने कहा था कि पॉलिटिक्स में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जितने भी अपने जो बुजुर्ग या सीनियर ग्रुप, जो सीनियर लीडर्स हैं, वो अपनी मर्जी से, अपने पद से, अपनी पोस्ट से क्या करें, रिजाइन करें, ताकि जितनी भी यूथ जनरेशन है उनको आने का मौका मिले। सिंगल एक ही लाइन आपको याद रखनी है कि जितने भी सीनियर लोग हैं, जितने भी एज लोग हैं, वो अपनी पोस्ट से अपनी इच्छा अनुसार रिजाइन करें, और अगर वो रिजाइन करेंगे तो यूथ जनरेशन को आने का मौका मिलेगा। फिर हम आगे बात करते हैं, अपना नेक्स्ट है बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान कब शुरू हुआ, इसकी तारीख आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बॉम्बे प्लान जो था वो 1944 में आया। अब हुआ ये कि हम आजाद होने वाले हैं 1947 में। अब जब हम 1947 में आजाद होने वाले हैं तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स, या हम ये कह सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस या कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति जो थे, व्यापारी लोग थे, उन्होंने ग्रुप बनाया और वो ये डिस्कस कर रहे थे कि अब आजाद होते ही हम अपने देश में कौन सी जो सिस्टम कौन सा यूज करेंगे, यानी कि इकोनॉमी कौन सी लगाएंगे, मिक्स्ड इकोनॉमी लगानी है, कैपिटलिज्म लगानी है, सोशलिज्म लगानी है, या और कोई सिस्टम हमें एक लगाना है। इस बात को डिस्कस करने के लिए हमारे जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने बैठकर एक प्लान बनाया, यानी उन्होंने डिस्कस किया आपस में भी हमें अपनी जो इकोनॉमी है वो कैसे रन करनी है। इसी को हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। उस बॉम्बे प्लान में उन्होंने 15 वर्ष के लिए, यानी 15 सालों के लिए प्लान बनाया था। इसी को हम बॉम्बे प्लान कहते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के नाम मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में नोट करें। जैसे जीडी बिरला यानी घनश्याम दास बिरला, JRD टाटा, ये हमारे कुछ उस टाइम के इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे। यही लोग तो थे जिन्होंने बॉम्बे प्लान में बैठकर डिस्कस किया था कि हमें अपनी इकोनॉमी कैसी रखनी है। आपको इतना ही याद रखना है, ये था बॉम्बे प्लान। अब उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी केरल मॉडल के बारे में। अब इसकी थोड़ी सी क्लियरेंस नहीं है कि पूछा जाता है नहीं पूछा जाता। अब होता ये कि ये जो था ना, वैसे तो आपकी बुक के अंदर से ये जो मैटर है ये कट किया हुआ है, यानी NCERT बोर्ड ने इसे काट दिया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हाफ ईयरली एग्जाम्स में 1-2 बार बच्चों से इसे पूछ लिया गया, तो हम इसका रिस्क नहीं ले सकते, हम इसे पढ़ लेते हैं। केरल मॉडल का आपको इतना ही याद रखना है कि आप भी जानते हैं कि केरल जो है वो हमारे बाकी स्टेट से थोड़ा एडवांस है, थोड़ा आगे। तो हुआ ये कि केरल के अंदर थी CPI गवर्नमेंट। कौन सी पार्टी? CPI गवर्नमेंट। अब केरल के अंदर CPI गवर्नमेंट थी और CPI गवर्नमेंट यानी CPI पार्टी ने क्या किया कि केरल के लिए, जैसे केरल की एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, लिटरेसी के लिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जैसे जीवन प्रत्याशा, इन चीजों पर स्पेशल फोकस किया, इन चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। अब जब उन्होंने इन चीजों पर ध्यान दिया तो ये चीजें बाकी स्टेट के मुकाबले काफी एडवांस है, वहां पर काफी ज्यादा है, इन चीजों में काफी तरक्की हुई है। और ये जो तरक्की हुई है, ये जो वो एडवांस है ना, इसी को हम केरल मॉडल कहते हैं, इसी को हम केरल मॉडल के नाम से जानते हैं। यानी केरल का बाकी स्टेट के मुकाबले एजुकेशन, हेल्थ या इन सब चीजों में आगे होना ही केरल मॉडल कहलाता है। दैट्स इट। इसके बाद हम अपने लास्ट प्लान की बात करते हैं, जो कि है मार्शल प्लान। अब ये जो मार्शल प्लान था ना, मार्शल प्लान से आपको ये समझना है, सबसे पहले तो आया था मार्शल प्लान जो था वो 1945 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1945 में। और भी कुछ हुआ है क्या 1945 में? हमारी बहुत सारी डेट्स 1945 पे खत्म होती है, जैसे कि हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर 1945 में खत्म होता है कि नहीं होता? हमारा कोल्ड वॉर 1945 से शुरू होता है, हमारा कोल्ड वॉर जो था वो 1945 से शुरू होता है, ठीक है। ऐसे करके 1945 में जो हमारा वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और कोल्ड वॉर शुरू होता है, तो 1945 में अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोप, ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है, कौन सा यूरोप? वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी को रीजनरेट करने के लिए जो काम किए थे, जो प्लान बनाया था, उसी को मार्शल प्लान कहते हैं, उसी को मार्शल प्लान कहते हैं ना। अब हुआ ये कि हमारे जो यूरोप था, यूरोप के दो टुकड़े हुए, कैसे? बर्लिन वॉल बना दी गई। क्या बना दी गई? बर्लिन वॉल बना दी गई। अब आपको इसके मैं कुछ फैक्ट्स बताती हूँ, आपको अच्छे से याद करनी है बर्लिन वॉल को, ठीक है। बर्लिन वॉल, कौन सी वॉल? बर्लिन वॉल या वॉल ऑफ बर्लिन भी कह सकते हो आप इसे, ठीक है। ये जो वॉल ऑफ बर्लिन थी ये 1961 में बनी थी। कब बनी थी? 1961 में बनी थी। और इस वॉल ऑफ बर्लिन को 1989 में तोड़ दिया गया था, 1989 में तोड़ दिया गया था।
और ये 150 किलोमीटर लंबी थी, 150 किलोमीटर लंबी थी, 150 किलोमीटर लंबी थी। 189 में तोड़ दिया गया था, डिमोलिश कर दिया गया था। 1961 में इसे बनाया गया था। ठीक है, अब हुआ ये कि ये जो दीवार थी वॉल ऑफ बर्लिन, इसने क्या किया, यूरोप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। और वेस्टर्न यूरोप जो था वो अमेरिका का सपोर्टर था और ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज थे वो यूएसएसआर को सपोर्ट कर रहे थे। उसी प्रकार अमेरिका ने क्या किया, वेस्टर्न यूरोप की इकोनॉमी को रीजनरेट करने के लिए जो प्लान बनाया उसे हम मार्शल प्लान कहते हैं। वैसे तो इतना ही है, लेकिन इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी पढ़वाई जाती है, इसमें कुछ 4 इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़वाई जाती है। हमने ये तो पढ़ लिया कि ये मार्शल प्लान ये था। अब इस प्लान में था क्या क्या, मतलब प्लान में बनाया क्या क्या, प्लान में प्रोसेस किया क्या था, चीजें क्या क्या थी प्लान में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1948 में। 1948 के अंदर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन काउंसिल बनाई थी, यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन बनाया था, ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी, यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन। मतलब कि अब यूरोप की इकोनॉमी सुधारी जाएगी, अब यूरोप की इकोनॉमी पे ध्यान दिया जाएगा। दूसरे नंबर पर 1949 में पॉलिटिकल काउंसिल बनाई। क्या बनाया गया, 1949 में पॉलिटिकल काउंसिल बनाएगी। अब पॉलिटिकल काउंसिल बनाएगी तो यहाँ पर उन जो कंट्रीज यूरोपियन वेस्टर्न यूरोप में जो कंट्रीज थे उनकी पॉलिटिक्स पर ध्यान दिया गया। उनकी पॉलिटिक्स में अगर कोई गड़बड़ चल रही है, कोई कहीं कोई डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, विखंडन हो रहा है, तो उसको सही किया गया। ठीक है, 2 हमने बना दिए। फिर आता है 1957। अब 1957 के अंदर भी हमने एक इकोनॉमिक काउंसिल ही बनाई थी, मतलब इकोनॉमी पे काम करने के लिए बनाया था। हमने यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बनाई, यूरोपियन आर्थिक जो समुदाय या सहयोग संगठन बनाया था। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने इकोनॉमी पे काम किया। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट डेट की 1992 की। अब 1992 के अंदर हमने यूरोपियन यूनियन फॉर्म कर दिया था। इसमें एक ट्रीटी भी की थी जिसे हम मास्ट्रिक्ट ट्रीटी कहते हैं या मासी ट्रस्ट ट्रीटी के नाम से जानते हैं। आपको याद रखना है, मासी ट्रस्ट एग्रीमेंट या मासी ट्रस्ट ट्रीटी 1992, यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन। इस प्रकार हमारे चारों के चारों मॉडल या चारों के चारों प्लान्स जो है वो कंप्लीट होते हैं। आपको अच्छे से इन्हें पढ़ना है, रिवाइज करना है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन। हमें इसके कुछ कारण मेंशन करने कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ क्यों था। लेकिन डिसइंटीग्रेशन से पहले हम इसको बना लेते हैं कि ये बना कैसे था। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1917 से। कब से, 1917 से। अब 1917 में क्या हुआ, 1917 में हुआ था रशियन रिवॉल्यूशन, यानी कि रूसी क्रांति। अब 1917 में रूसी क्रांति हुई थी जिसका दूसरा नाम है बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी क्रांति या किसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहा जाता है, बोल्शेविक क्रांति की जाती है। आपको ये भी याद रखना है, बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं इसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन या बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। 1917 में हुई थी। अब 1917 में जब ये क्रांति हुई थी, इसी क्रांति के दौरान क्या हुआ, 15 टुकड़ों से मिलकर एक यूनियन का निर्माण किया गया, एक यूनियन बनाया गया जिसे सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता है। इस तरह सोवियत यूनियन फॉर्म हुआ था। ठीक है, अब जब सोवियत यूनियन फॉर्म हुआ तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ऐसा कौन सी सिचुएशन आ गई, ऐसे कौन से हालात आ गए कि इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। हमें उसके कारण पढ़ने हैं। अब जब हम उसके कारण पढ़ते हैं तो सबसे पहला कारण हम कौन सा पढ़ते हैं, सबसे पहला कारण हम पढ़ते हैं रिफॉर्म्स बाय गोर्बाचेव, रिफॉर्म्स बाय गोर्बाचेव। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफॉर्म्स बाय गोर्बाचेव की, क्योंकि उस टाइम क्या हुआ था, 1900 तकरीबन 89 के आसपास इस सोवियत यूनियन ग्रुप की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस ग्रुप की कम्युनिस्ट पार्टी की बात करते हैं। पहले कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, इस सोवियत यूनियन को चलाने वाली सिंगल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जानते हैं। उस टाइम यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी का ही रूल हुआ करता था। ये आप ये समझ लिए कि ये ना सेंट्रल एक्सेस था, एकदम केंद्रीय धुरी थी इसकी, एकदम मध्य पॉइंट था इस पूरे मतलब सोवियत यूनियन को चलाने का। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी या जनरल सेक्रेटरी बनाया गया मिखाइल गोर्बाचेव को। मिखाइल गोर्बाचेव ने जोश जोश में आके कहा कि मैं तो रिफॉर्म करूंगा, मैं तो अब सुधार करूंगा कि इतना सिस्टम बिगड़ गया है सोवियत यूनियन का और मुझे अब सुधार करना है। तो वो लेकर आए रिफॉर्म्स उन्होंने 2 तरीके से किया, मतलब वो 2 ऐसी पॉलिसीज लेकर आए थे। उन दोनों पॉलिसीज को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, नाम पढ़ने हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की थी ग्लासनोस्ट की, सबसे पहले उन्होंने बात की थी ग्लासनोस्ट की, और दूसरा वर्ड था पेरेस्ट्रोइका।
पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट। वैसे तो रशियन नेम्स है, तो हमें पहले उन्हें रशियन नेम्स को हिंदी में और फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, फिर इनका मतलब समझेंगे, ठीक है। ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है खुलापन, हिंदी में बात करें तो खुलापन, और इसका मतलब होता है पुनर्संरचना। क्या मतलब होता है इसका? पुनर्संरचना। इसका मतलब होता है पुनर्संरचना। इंग्लिश में बात करें तो ओपननेस, इंग्लिश में बात करें तो ओपननेस और रिकंस्ट्रक्शन। क्या कहेंगे हम पुनर्संरचना को? सॉरी, रिकंस्ट्रक्शन। अब देखते हैं ग्लासनोस्ट, पेरेस्ट्रोइका, खुलापन, पुनर्संरचना, ओपननेस, रिकंस्ट्रक्शन। ये दो रिफॉर्म जो थे वो मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। ये दोनों है तो रिफॉर्म, लेकिन बेचारे इनका सिस्टम बढ़ गया उल्टा। करने तो सुधार चले थे और ज्यादा सोवियत यूनियन का सिस्टम बिगड़ गया इन्हीं दोनों की वजह से। आपको इनके नाम, इनके मतलब पता होने चाहिए। सीधे सीधे पूछे जाते हैं ग्लासनोस्ट और पेरेस्ट्रोइका का क्या मतलब है, गोर्बाचेव के 2 सुधार बताइए, गोर्बाचेव ने कौन से 2 जो रिफॉर्म पॉलिसीज लेकर आए थे उनके बारे में बताइए। तो यही वो 2 चीजें हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना होगा, ठीक है। गोर्बाचेव ने ये 2 सुधार किए और ये सुधार उल्टे पड़ गए। सबसे पहला कारण तो यही था सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन का, ठीक है। आगे बात करते हैं, दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये माना जाता है कि वहां का जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम था वो खत्म हो गया था, वो बिल्कुल डिमोलिश हो गया था, बर्बाद हो गया था। यानी कि वहां का जो राजनीतिक और इकोनॉमिक सिस्टम था, वहां की जो राजनीतिक और आर्थिक प्रणाली थी वो खत्म हो चुकी थी। राजनीतिक प्रणाली जैसे कि वहां पर बहुत ज्यादा मतलब पॉलिटिकल सिस्टम खत्म हो गया था, वहां की पॉलिटिक्स खराब हो गई थी, लीडर्स जो थे वो करप्ट आने लग गए थे, लीडर्स जो थे वो सिर्फ अपने आप अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए आने लग गए थे, अपने घर भर रहे थे और कुछ मतलब नहीं था उन्हें। जनता से, जनता की फीलिंग से, जनता के वेलफेयर से किसी से कोई मतलब नहीं था, बस वो अपने बारे में सोच रहे थे, ठीक है। दूसरी बात, वहां का इकोनॉमिकल सिस्टम भी खराब हो गया, वहां की इकोनॉमी डाउन होने लगी, महंगाई बहुत ज्यादा पीक पर आ गई। क्योंकि सोवियत सिस्टम का मतलब पता है क्या होता है, यहाँ पर ना सारा कुछ गवर्नमेंट ही करती है। यहाँ पर सारा कुछ, सोवियत सिस्टम में समाजवाद का सिस्टम था, सोशलिज्म था, और सोशलिज्म में सारा कुछ गवर्नमेंट ही करती है। यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होती, निजी संपत्ति नहीं रख सकते, सब कुछ आपको सरकार ही देगी। आपको व्यापार, बिजनेस, जितने भी कुछ करना है आपको सब सरकार करके देगी, आपको बस मतलब हिस्सा बनना है सरकार का, आपको बस हिस्सा बनना है इसका। सारा कुछ आपको गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करवाएगी। अब जब सारा कुछ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करा रही है, तो अचानक जब वही गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाने से मना कर दे, वही गवर्नमेंट जब अपने कदम पीछे खींच ले, तो जनता के लिए तो मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। तो यहाँ का इकोनॉमिकल सिस्टम बिल्कुल डिमोलिश हो गया था। जनता के पास कुछ नहीं बचा, सरकार ने देने से मना कर दिया। अब जब सरकार ही नहीं दे रही है तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का तो सिस्टम ही बिगड़ गया था। रूबल जो थी वो बिल्कुल उसकी डिवैल्यूएशन हो गई थी, करेंसी उनकी बिल्कुल डाउन हो गई थी। 2 कारण हम ये पढ़ चुके हैं, यानी कि हम ये पढ़ेंगे वहां का पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिस्टम बिल्कुल खत्म हो चुका था, वहां पर बिल्कुल ऐसा कोई सिस्टम बचा ही नहीं था, ठीक है। 2 कारण। अब हम तीसरे कारण पर डिस्कस करते हैं, है कि यहाँ पर कंपटीशन विद कैपिटलिस्ट कंट्रीज, यानी कि यहाँ पे प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई थी, यहाँ पे कंपटीशन शुरू हो गया था। अब यहाँ पर क्या हो रहा था, सोवियत सिस्टम के जो कंट्रीज, सोवियत सिस्टम जो था, ये सोवियत कंट्रीज जो थी ना, वो क्या कर रहे थे, कंपटीशन कर रहे थे यूएसए जैसी कंट्रीज के साथ। अब यूएसए जो वेपन्स बना रहा है, न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, ये कह रहे हैं हम भी करेंगे, वो हमसे आगे कैसे बढ़ जाए, हम भी न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, हम भी वेपन्स बनाएंगे, हम भी अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करेंगे, हम भी मतलब जैसे जैसे वो अपनी मिलिट्री पे ध्यान दे रहे हैं, जैसे जैसे वो अपनी मिलिट्री पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, हम भी करेंगे, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अपनी मिलिट्री वगैरह पर पैसा खर्चा करना शुरू कर दिया। और जैसा कि मैंने पिछले पॉइंट में बताया था कि जब इन्होंने सारा पैसा कंपटीशन में लगा दिया, प्रतिस्पर्धा में लगा दिया, तो जो पैसे जनता के वेलफेयर के लिए जाने थे, जनता की भलाई के लिए जाने थे, उनके खाने पाने के लिए जाने, उनके खाने पीने के लिए जाने थे, वो पैसे सारे के सारे यहाँ इन्वेस्ट होने लगे। अब जो पैसे सारे के सारे यहाँ लगने लगे, तो जनता को लगा कि सरकार जो है वो सिर्फ अपनी इकोनॉमी, अपने मतलब इन चीजों को बनाने में सिर्फ दिखावे के लिए पैसे लगा रही है, असल में जो बेसिक नीड्स है उनको पूरा करने की तो सरकार भूल ही गई है। इसलिए वहां पर जनता को अपनी सरकार से बिल्कुल भरोसा उठ चुका था। और दूसरा इसमें यह भी है कि इनकी जो गवर्नमेंट थी यहाँ की, यानी कि यहाँ का जो गवर्नमेंट सिस्टम था ना, वो अपनी पब्लिक को ये कह रहा था कि हम तो भाई इस दुनिया में सबसे आगे हैं, हमसे आगे कोई है ही नहीं, ठीक है। मतलब कि अपनी जनता को वहम में रखा जा रहा था,
अपनी जनता को गलत जानकारी दी जा रही थी, और जनता को जब गलत जानकारी दी गई तो गलत जानकारी की वजह से जनता को लगने लगा कि हाँ भाई हम ही सबसे आगे हैं। लेकिन जैसे जैसे डिसइंटीग्रेशन की बात आई तो जनता को महसूस होने लगा कि हमसे आगे अभी तक बहुत है, हमने दुनिया देखी नहीं अब तक, हमसे आगे बहुत सारे कैपिटलिस्ट कंट्रीज पहुंच चुके हैं। इसलिए इन्होंने कहा कि हम भी अपना सिस्टम कैपिटलिज्म में करेंगे, हम भी अपना सिस्टम कैपिटलिज्म में करेंगे और हम भी कैपिटलिस्ट कंट्रीज की तरह डेवलपमेंट करेंगे। जब इन्होंने डेवलपमेंट की बात की तो इनका ये कंपटीशन वाला सिस्टम खत्म हो गया, जनता ने डिमांड्स करना शुरू कर दिया और बात डिसइंटीग्रेशन तक पहुंच गई, बात विखंडन तक पहुंच गई। ठीक है, अब हम अपने फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कि डिसइंटीग्रेशन का फोर्थ और लास्ट पॉइंट कौन सा था, जो कि है इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म, यानी कि इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म। इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का उदय। अब लोगों के मन में नेशनलिज्म आ गया था। लोग जो 15 कंट्रीज पहले सोवियत यूनियन के अंदर इकट्ठे होकर रह रहे, अब कह रहे हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, अब हमको अलग होना है, अब हम अपने राष्ट्र से प्रेम करने लगे, हमको अपना राष्ट्र अलग से आगे बढ़ाना है, हमको अपने नेशन का अलग से डेवलपमेंट करना है। ये बात लोगों के मन में आ गई और सबसे पहले उन 15 टुकड़ों में जो बाल्टिक कंट्रीज थे, अब आप पूछोगे मैडम बाल्टिक कंट्रीज क्या है, तो अलग से छोटा सा बादल बना के लिख लीजिए बाल्टिक कंट्रीज कौन सी होती है। सिंगल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाल्टिक कंट्रीज कौन से होते हैं, बाल्टिक गणराज्य कौन से होते हैं, लिखो, यहां लिखो, बाल्टिक गणराज्य या बाल्टिक कंट्रीज कौन कौन से होते हैं ये बाल्टिक कंट्रीज या बाल्टिक गणराज्य। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इन 3 कंट्रीज को हम बाल्टिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं, बाल्टिक गणराज्यों के नाम से जानते हैं। ये 3 कंट्रीज, इसके अलावा जॉर्जिया, यूक्रेन, इन कंट्रीज ने सबसे पहले कहा हमको अलग कर दो। इन कंट्रीज में सबसे पहले नेशनलिज्म आया और जैसे ही यहाँ पर नेशनलिज्म आया, यहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट या यहाँ के जो सेंट्रल सरकार थी, केंद्र सरकार थी, वो बिल्कुल खत्म होगी, वो बिल्कुल वीक होगी, बिल्कुल कमजोर होगी। अब मैंने आपको 4 कारण समझाए हैं, इन 4 कारणों के अलावा आपको और भी बथेरे कारण मिल जाएंगे कि इसका डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ, लेकिन ये मोटे मोटे या सुप्रीम जो 4 कारण थे वो ये 4 रीजन है। इन 4 कारणों को पढ़ के आप और भी बढ़ा सकते हो। वैसे हमारे पेपर में जो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको बताना है कि हम सोवियत यूनियन के बारे में बताओ, जो मैंने पहले आपको बताया, इमर्जेंस बताई थी ना कि सोवियत यूनियन बना कैसे, 2 लाइनों में वो बताओ। फिर इन 4 लाइनों को एक्सप्लेन करो, फिर इन 4 लाइनों को, इन 4 मतलब जो मैंने आपको रीजंस बताए, इन 4 रीजंस को अच्छे से एक्सप्लेन करो और नीचे की 2 लाइनों में उपसहार टाइप 2 लाइनें लिख दो कि इस प्रकार इनका डिसइंटीग्रेशन होता है और ये कारण थे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के, इस तारीख को इनका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। प्रॉपर आप तारीख दे दो, जैसे मैंने आपको तारीख अच्छे से बता रही हूँ। हम बात कर ले 25 दिसंबर की 1991, इस तारीख को सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। लास्ट में इस तारीख को मेंशन कर दीजिए। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 4 पॉइंट आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करके लिखने हैं। इस प्रकार हमारे टोटल 9 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप कि आप इन पीछे जो कराए गए क्वेश्चंस हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, उनको अच्छे से पढ़ रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।